7 अप्रैल 1945 और एक बदनाम जॉर्डर कमांडो एल्बे से क्लास हॉर्न एक B-17 को सबसे खराब तरीके से गिराने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दुश्मन से सीधा टकराकर ये उसका पहला मिशन है और उसने उड़ान के तुरंत बाद ही अपना पूरा स्क्वाड्रन खो दिया और हालात खराब होने वाले हैं। उसका सामना सीधे P-51 मस्टैंग की एक फ्लाइट से होता है। विमान तेजी से गुजरकर वापस मुड़ते हैं 109 का शिकार करने के लिए। वो पीछे से आते हैं और 50 कैलिबर गोलियों की बौछार करते हैं। हॉर्न बचने के लिए मुड़ता है जब मस्टैंग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। क्योंकि BF-109 इस ऑपरेशन में खोने के लिए थे, जॉर्डर कमांडो एल्बे को दिए गए विमान अच्छी स्थिति में नहीं हैं और उनके पास बहुत कम गोलियां हैं। हॉर्न का विमान खासकर धीमा है और उसे पता नहीं क्यों उसके पास केवल एक ही चारा था, बचकर निकलना, लेकिन वो अमेरिकी विमानों को पीछे नहीं छोड़ पा रहा था। निहत्थे और कम ट्रेंड हॉर्न और उसका विमान दुश्मनी गोलियों में भुन रहे हैं। दुश्मन मशीन गन विमान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जब हॉर्न हर कोशिश करता है विमान को पीछे छोड़ने की, पर सब बेकार हो जाता है। कॉकपिट को चीरता हुआ एक गोला उसके कंधे के ठीक नीचे उसकी बाह पर लगता है। वो इसे महसूस नहीं करता क्योंकि वो संभालने की कोशिश में है और इस दौरान उसे पता चलता है कि थ्रॉटल काम नहीं कर रहा है। पर फिर देखने पर उसे एहसास हुआ कि थ्रॉटल है ही नहीं। उसकी पूरी बाह हिल नहीं रही है। उसे कूदना पड़ेगा। वो अपने BF-109 को घुमाता है और निकलने की तैयारी करता है, पर जैसे ही वो ऐसा करता है उसकी बेसुध बाह कॉकपिट से टकराती है। उल्टा उड़ते हुए वो सुरक्षित निकलने की कोशिश करता है, तेज रफ्तार में स्वर्ग से नीचे आते हुए। हॉर्न नीचे जमीन की तरफ देखता है, अपनी बेसुध बाह को कांच के आगे देखता है, लेकिन अचानक बादलों में दरार बनती है, एक ऐसा नज़ारा दिखाते हुए कि उसकी रूह कांप उठती है। एक B-17 का समूह ठीक उसके नीचे है, वही बॉम्बर जिनसे वो नफरत करता है। उसका गुस्सा उसे ताकत देता है। वो कंट्रोल वापस लेता है और हमले के लिए बढ़ता है। उसकी नज़र उस B-17 पर टिक जाती है जो समूह के बीच में है। उसकी जिंदगी उसकी आंखों के आगे आती है और वो सोचता है कि आखिर वह यहाँ तक कैसे पहुंचा। कैसे 17 साल की उम्र में उसने बॉम्बर्स के समूह देखे और हजारों टन बम उसके शहर पर गिरा रहे थे। बमबारी के परिणाम खास तौर पर मृत औरतों, बच्चों और बुजुर्गों ने बेहद जज्बात जगा दिए। मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए और वो कुछ था जॉर्डर कमांडो एल्बे में शामिल होना। जब वो जुड़ा तो उसे बताया गया इस यूनिट का मकसद था साथ ही 4 इंजन वाले बॉम्बर्स BF-109 को गिराना, कुचलकर बिना एक भी गोली चलाए और इतना भारी नुकसान पहुंचाना कि साथ ही बमबारी रोकने पर मजबूर हो जाएं, ताकि जर्मन इंडस्ट्री को बेहतर ME-62 जेट फाइटर्स की फोर्स बनाने का समय मिल सके। हॉर्न को बताया गया उन्हें अपनी जान कुर्बान नहीं करनी बल्कि भागने की योजना के साथ हमला करना है। क्लास अपनी आखिरी सांसें लेने की सोचता है। उसका BF-109 चुने गए लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है। वो पीछे वार करता है और टेल गनर पीछे की ओर वेस्ट गनर के इलाके में गिरता है। B-17 हमले से हिल जाता है। कॉकपिट में विंटेज अपने लोगों को रेडियो करता है। क्या हुआ, सब ठीक है? हम ठीक हैं, पर हमने एक फाइटर को मारा। नुकसान? हमारी पूंछ में बड़ा सा छेद है और बुर्ज चला गया। वर्टिकल स्टेबलाइजर फट गया। हम कई पार्ट्स खो रहे हैं कैप्टन। समझ गया। विंटेज समझता है कि उसे जल्दी अपनी फोर्ट्रेस संभालनी होगी ताकि वह समूह के किसी B-17 से ना टकराए। पर जब वो कंट्रोल चलाने की कोशिश करता है तो उन्हें पूरा खराब पता है। लिफ्ट और पटवार दोनों काम नहीं कर रहे। उसके पास केवल इंजन की ताकत है। हम अभी भी कैसे उड़ रहे? फॉर्मेशन के नीचे क्लॉस हॉर्न होश में आता है और खुद को गिरते हुए पाता है। वो अचानक जागता है और उसे विमान से बाहर निकलना याद नहीं। नीचे देखते उसे एहसास हुआ वह अभी भी ऊंचाई पर है और खुद को याद दिलाता है कि उसे अपने पैराशूट सुरक्षित ऊंचाई पर खोलना है।
मैंने सोचा मैंने कर दिखाया, बचने के आसार नहीं है, पर मैं जिंदा हूँ। मैंने बॉम्बर कुचला। मैं गिर रहा था जब तक कि और ऑक्सीजन नहीं थी। मैंने लगभग 3000 फीट पर रिपकॉर्ड खींचा। पैराशूट खुलता है और धीरे से गिरने के तनाव में वह बेहोश हो जाता है। वहाँ B-17 में वेस्टेज अपने B-17 को हवा में रखने की बेहद कोशिश करता है। कोई पटवार या लिफ्ट उन्हें संभालने में मदद नहीं करती, पर वह हार नहीं मानेंगे। हम स्थिर नहीं हैं। मैं फॉर्मेशन में नहीं रह सकता। हम वापस लौट रहे हैं। कूदने के लिए तैयार रहो। उसे पता है कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो वो फॉर्मेशन के दूसरे विमान से टकराएगा, पर उसके पास नियंत्रण का केवल एक और तरीका बचा है, थ्रॉटल। दोनों विंग्स पर अलग ताकत से वो घायल विमान को थोड़ी और बाईं ओर मोड़ने में सफल होता है। रेड लीडर, यहाँ रेड 4 है। भारी नुकसान हुआ है, बॉक्स छोड़ रहा हूँ। आप सुन रहे हैं? ठीक है रेड 4, ध्यान रखना। रेड लीडर बाहर। लेकिन ये आसान नहीं है, इसमें बेहद सलीका चाहिए। वेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं और उसका को पायलट हवा में निगरानी कर रहा है। करीबी विमानों की खबर देता है। वेंट सावधान, ऊपर उठो। नहीं, मेरे पास लिफ्ट नहीं है। काफी करीब था। वो सावधानी से फॉर्मेशन से बाहर निकल जाता है। वो विमानों से बच जाते हैं, पर अब बड़ी दिक्कत ऊंचाई है। बिना पिच कंट्रोल के ऊंचाई कंट्रोल करने के लिए वो बस अपनी गति बदल के विमान को खुद से ऊपर और नीचे उड़ने का इंतजार कर सकता है। हवाई कौशल के बेहतरीन प्रदर्शन में वेंट्स और उसका को पायलट बड़े और खराब मोड़ लेते हैं और क्षतिग्रस्त B-17 को मित्र देशों की ओर घुमा के उतारने के लिए जगह ढूंढते हैं। तुम्हें कुछ दिख रहा है? वहाँ एक हवाई पट्टी है। क्या ये हमारी है? पता नहीं। तुम्हें लगता है हम कुछ और ढूंढ सकते हैं? वेंट सोचता है, विमान कांपता है। नहीं, यही करना पड़ेगा। क्रू जानती है कि वो अभी भी जर्मनी के ऊपर हैं। यहाँ का रनवे दुश्मन के हाथ हो सकता है क्योंकि मोर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं और उनका चुना हुआ रनवे यूके के बेस से काफी छोटा है। लेकिन काम चलाना पड़ेगा। मिश्रण कंट्रोल, ऑटो रीच, हाइड्रोलिक वो दबाव। बेहद नीचे हैं। गलत होने पर बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऊंचाई 300, 250। उसके पास बस एक ही मौका है। इंजन 21%। मुश्किल से उड़ता हुआ बॉम्बर रनवे के ठीक बीच में आता है। ऊंचाई 200, 150। लैंडिंग गियर नीचे। अभी नहीं, रुको। 100। लैंडिंग गियर अब। रुको। अब गियर नीचे, बाएं ओर। वेंट्स लैंडिंग गियर जितना हो सके देरी से लगाता है ताकि संतुलन ना बिगड़े और कुछ ही पल बाद पहिए जमीन पर लगते हैं। वेंट्स थ्रॉटल बंद करता है और ब्रेक लगाता है और विमान रनवे पर दौड़ता है और क्रू को राहत महसूस होती है। वो रनवे से बाहर जाते हैं। जिंदा होने की खुशी है, लेकिन इस बात से अनजान है कि वो युद्धबंदी हैं या नहीं। सैनिक खुद को देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा हैं। वो ध्यान से क्षतिग्रस्त विमान से निकलते हैं और भगवान को शुक्रिया करते हैं कि वो अभी भी जिंदा हैं, कम से कम फिलहाल के लिए ही। हवाई क्षेत्र पूरी तरह सुनसान है, लेकिन फिर एक अमेरिकी सैनिक पैदल इमारत से बाहर आता है। तुम्हें यहाँ लैंड नहीं करना चाहिए था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। विमान के पीछे देखो। सैनिक बताता है कि उन्होंने मोर्चे पर लैंड किया है और अमेरिकी यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वेंट्स और उसका को पायलट एक दूसरे को देखते हैं। ये नहीं जानते कि आगे क्या करना है। देखो वहाँ क्या है। सैनिक हैरान है। यह किस्मत का एक अद्भुत मोड़ है क्योंकि छोड़ा गया विमान एक B-17 है। शायद हम उस विमान को ले जा सकते हैं। अरे ये मेरा नहीं है, तुम इसे ले जा सकते हो। वेंट्स को बाद में पता चला जिस हवाई क्षेत्र में वो लैंड हुए हैं वो KG-200 का है, एक जर्मन यूनिट जिसमें पकड़े गए समवर्गीय विमान ट्रेनिंग और गुप्त अभियानों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वो 2 दिन पहले यहाँ से गए, सिवाय एक बॉम्बर के जिसे अब तक जर्मन निशान नहीं दिए गए थे।
जिज्ञासा में क्रू उस रहस्यमयी विमान को देखता है कि ये खराब हालत में है पर चलने लायक है। टैंक में तो ईंधन भी भरा हुआ है, यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। वो विमान की बार बार जांच करते हैं और सब कुछ सही काम करता है। वो इंजन चालू करते हैं कंट्रोल्स की आखिरी जांच के साथ। वेंट्स को यकीन होता है वो इसे घर ले जा सकते हैं। चलने के लिए तैयार? रुको, हमारे लोग पुरानी बेटी से कुछ ला रहे हैं। वेंट्स खिड़की से बाहर देखता है कि गनर BF-109 के एक पंख का टुकड़ा लेकर आ रहा है। निशानी। इसके साथ ही पुराना विमान जिंदा हो जाता है और आसमान में गजराता है। वो जितना जल्दी हो सके ऊंचाई पर पहुंचते हैं और इंग्लैंड की ओर बढ़ते हैं। बिना एस्कॉर्ट, बिना फॉर्मेशन और बिना गोली बारूद के यह एक खतरनाक उड़ान है जब तक वो सामवर्गी हवाई क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते। वो क्या बला है? आखिरकार बिना किसी दुश्मन की नजर में आए वो इंग्लैंड तट तक पहुंच जाते हैं। आज दूसरी बार वो एक B-17 लैंड कर रहे हैं, हालांकि इस बार सभी कंट्रोल्स के साथ। वेंट्स एक परफेक्ट लैंडिंग करता है और इंटरकॉम पर अपने आदमियों की खुशी की आवाजें सुनता है। Well done, bud. You made it. You are the best. मुझे याद आ रहा है कि हमने तुम्हें एक बिल्कुल नया विमान दिया था। वो तो जर्मन में कहीं गिरा पड़ा है। क्लॉस हॉर्न को जर्मन ग्रामीण के इलाके से उठाकर मुंस्टर के एक अस्पताल में ले जाया गया। उनका हाथ काटना पड़ा पर वो कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहे। मैं नहीं कह सकता कि मैंने टक्कर क्यों मारी। शायद निराशा। मैं ऐसा साहस नहीं करूंगा। मैंने पहले ही इतना कुछ कर लिया है। मैंने सोचा तो मैं एक टक्कर से भी पार हो सकता हूँ। आखिरकार सेंडर कमांडो एल्बे के जबरदस्त हमले व्यर्थ थे। जर्मनी ने केवल 1 महीने बाद आत्मसमर्पण कर दिया। सिर्फ 150 पायलटों के साथ उनके पास सामवर्गी बॉम्बर्स फॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं था। सामवर्गी उच्च कमान को एहसास नहीं हुआ कि उन पर संदिग्ध हमले किए गए थे जब तक युद्ध के बाद दस्तावेजों पर इसका खुलासा नहीं हुआ। हमले के बाद वेंट्स के दल को ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया। यह उनका आखिरी मिशन था। वो सभी घर लौट आए और वेंट्स ने घर लौटते ही अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। दशकों तक वेंट्स को ये नहीं पता था कि टक्कर जानबूझ के की गई थी। उन्हें 58 साल बाद पता चला। 2003 में एक लेखक ने उनसे संपर्क किया और इंटरव्यू के लिए कहा, जानने के लिए कि टक्कर का अनुभव कैसा था। तभी वेंट्स एल्बे के दिग्गजों संपर्क में आए जिन्होंने क्रू के जिंदा होने की खबर क्लॉस हॉर्न को दी। हॉर्न भावनाओं और खुशी के आंसुओं से भर गए जब उन्हें आखिरकार पता चला कि उन्होंने अमेरिकी क्रू को नहीं मारा था।